गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को डिटेल में समझा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है और क्या क्या उनमें टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो अगर हम उसको शॉर्ट में समझें तो फर्स्ट स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें हम सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन के एविडेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको मैंने बताया था। कैश मीमो, कैश ट्रांजैक्शन का, परचेज इनवॉइस, अगर आप क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करते हैं तो जो बिल मिलता है, अगर आप सेल करते हैं तो जो बिल देंगे वो सेल्स इनवॉइस होगा। इसके अलावा असेट्स परचेज करते हैं तो इनवॉइस ऑफ असेट्स, बैंक में डिपॉजिट करते हैं कैश या चेक तो पे इन स्लिप, पासबुक वगैरह, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। दूसरा था हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर हम वाउचर्स की हेल्प से अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो जर्नल हो चाहे सब्सिडरी बुक हो, जिन्हें हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सब्सिडरी बुक जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी। देन आप ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं लेज़र में। लेज़र वो प्लेस जहाँ पे सेपरेटली आप हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि आप अपनी मिस्टेक्स या एरर्स को फाइंड कर सकें। और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, ओवरव्यू है जस्ट। अब आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंट कितने बेसिस पे मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंटिंग किस बेसिस पे की जाती है। तो आप ये जानते हैं अकाउंटिंग करने का मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने प्रॉफिट या लॉस को जान सकें कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। तो इसके लिए हम दो मेथड या दो बेसिस को यूज़ करते हैं, एक तो कैश बेसिस मेथड और एक एक्रूअल बेसिस मेथड। तो फर्स्ट है हमारा कैश बेसिस मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम तब करते हैं जब हमें हमारे किए हुए ट्रांजैक्शन का या तो कैश रिसीव हो जाता है या फिर हम अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देते हैं। ये केवल कैश रिसीव या कैश पेड के टाइम पर ही इसके ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होते हैं, यानी उधार के जो लेन देन होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं करते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम, यानी उधार के लेन देन जो होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन केवल कब रिसीव होगा, कब रिकॉर्ड होगा, जब आपको या तो कैश रिसीव होगा या फिर आप अपने एक्सपेंसेस को पे करेंगे। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाती, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो पे करने थे पर आपने पे नहीं किए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी एडवांस में अगर आपने कोई पे कर दिया है तो उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसी कोई इनकम जो मिलनी थी पर आपको मिली नहीं है, यानी एक्रूड इनकम, या ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो चुकी है पर आप उसको अभी इस टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे केवल जो रिसीव हुआ है, जो पे हुआ है, वही रिकॉर्ड करना है। जितना टोटल आपको रिसीव हुआ है और जितना टोटल आपने एक्सपेंस पे किया है, उसका डिफरेंस वो आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। अगर पेमेंट ज़्यादा है, रिसीप्ट कम है तो लॉस होगा, रिसीप्ट ज़्यादा है तो एक्सपेंस कम है तो डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा। नॉर्मली ये जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, यानी जिनका बिजनेस करने का मोटिव नहीं होता, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, क्लब हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लॉयर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके यहाँ पर मोस्टली कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। अब इस अकाउंटिंग के मेन प्रॉफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज आप देखिए तो फर्स्ट मेथड क्या बता रहा है कि ये मेथड बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से सबके समझ में आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निक इसमें या बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। दूसरा है कि ये टेक्निक उन एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल हैं जहाँ पे मोस्टली ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे होते हैं, कैश बेसिस, यानी जहाँ पे उधार के ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाते हैं, उनके लिए सबसे सूटेबल ये मेथड माना जाता है। थर्ड है कि यहाँ पर कोई भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या कोई भी एडजस्टमेंट या कोई भी ऐसा आइटम, एक्रूड इनकम या अनअर्न इनकम, ये चीज़ों की रिकॉर्डिंग नहीं होती, जिनको रिकॉर्ड करना थोड़ा टिपिकल होता है। और फोर्थ बेनिफिट है कि ये मेथड जो है वो पर्सनल बायसनेस पे नहीं चलता अकाउंटेंट या मैनेजमेंट की, यानी जो चीज़ मिली है वो दिखानी है, जितना हमने पे किया है वो दिखाना है। बायसनेस या अपनी ओन थिंकिंग को हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है।
लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज देखिए, पहला है कैश बेसिस अकाउंटिंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, सो ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस शो में नॉट बी रिलेटेड टू द सेम अकाउंटिंग ईयर। यानी मैचिंग कंसेप्ट जो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, उसमें मैचिंग कंसेप्ट को ये जो मेथड है वो सूट नहीं करता है। मैचिंग कंसेप्ट मतलब ऑल रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद ऑल द एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू जो मिला है केवल वही रिकॉर्ड हो रहा है और जो आप पे कर रहे हैं केवल वही आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो मिलना बाकी है या जो देना बाकी है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही। सेकंड है, यहाँ पे कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिखाया जाता। मतलब आपने अगर बिल्डिंग खरीदी तो भी वो परचेज़ है और आपने गुड्स खरीदा तो भी वो परचेज़ है। सेम अगर आपने किसी बिल्डिंग को बेचा, जो अमाउंट मिला वो भी सेल है, और आपने अपना गुड्स बेचा तो वो भी सेल ही माना जाएगा। यानी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट में कोई डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है। थर्ड ड्रॉबैक ये है कि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, यानी क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होता तो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं माना जाता, और ये आपके बिजनेस की रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट करता है जो एग्जैक्ट नहीं होती है। और फोर्थ है कि ये जो इंडियन कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मेथड नहीं माना जाता, यानी इसको आप वैलिड या लीगल मेथड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। और फिफ्थ पॉइंट है कि ये सिस्टम जो है कैश बेस्ड अकाउंटिंग, वो आपकी ट्रू या फेयर व्यू यानी एग्जैक्ट प्रॉफिट या एग्जैक्ट लॉस या आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न, इन चीज़ों को, इस वजह से ये चीज़ एग्जैक्ट पिक्चर शो नहीं करती है। अब आता है दूसरा आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ये वो बेसिस होता है जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और लीगल वैलिड मेथड माना जाता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। इस मेथड में ये मेथड जो है, जो हमारा मैचिंग कंसेप्ट है उसको भी फॉलो करता है, यानी उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। इस बेसिस में अकाउंटिंग में क्या होता है कि इनकम तब जनरेट मानी जाती है जब आप गुड्स या सर्विसेज को सेल कर देते हैं, ना कि तब जब आपको सेल किए हुए अमाउंट का कैश रिसीव होता है। यानी अगर आपने मार्च में कोई गुड सेल किया, भले ही आप उसका अमाउंट आपको अप्रैल में रिसीव हो रहा है, लेकिन सेल आपकी वो मार्च में ही मान ली जाएगी, रेवेन्यू आपका वो मार्च का ही माना जाएगा। सेम अगर आपने कोई एक्सपेंस किया असेट्स वगैरह को परचेज करने में, चाहे भले ही आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, वो आपका एक्सपेंस मान लिया जाएगा। जैसे आपने कोई चीज़ परचेज की क्रेडिट बेस पर, ठीक है, लेकिन पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ करेंगे, लेकिन वो तुरंत ही आपके एक्सपेंस की फॉर्म में काउंट हो जाएगी, भले ही आपने उसका पेमेंट ना किया हो। इसलिए क्रेडिट जो सेल होती है, चाहे आपको सेल का अभी तक अमाउंट नहीं मिला है, लेकिन वो आपकी सेल में काउंट कर ली जाएगी, वो आपकी टोटल सेल का ही पार्ट मानी जाएगी। ऐसे ही अगर आपने कोई गुड्स उधार परचेज़ किया है तो वो टोटल परचेज़ में ही काउंट किया जाएगा, चाहे आप भले उसका पेमेंट ना करा हो आपने। अब इसमें है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है उसमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम मैचिंग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, यानी रेवेन्यू मैच करते हैं अपने एक्सपेंसेस से। तो इसके लिए यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हैं, जैसे रेंट और सैलरी है, आपने पे करी मार्च के महीने की, लेकिन कब पे करी? अप्रैल में, तो वो अप्रैल की सैलरी नहीं मानी जाएगी, उसे आप कब की मानेंगे? मार्च की सैलरी मानेंगे, क्योंकि वो जो वर्क आप जिस सैलरी को आप पे कर रहे हैं उसका वर्क किस मंथ से रिलेटेड है? मार्च से रिलेटेड है। ऐसे ही सिमिलरली आपने अगर मार्च में ही अप्रैल की सैलरी पे कर दी, यानी एडवांस में पे कर दी, तो वो अप्रैल की सैलरी नहीं मानी जाएगी, वो सैलरी मानी जाएगी आपकी, सॉरी, वो सैलरी मार्च की नहीं मानी जाएगी, वो सैलरी अप्रैल की ही मानी जाएगी। भले ही आपको वो रिसीव मार्च में हो गई हो, लेकिन रिलेटेड किससे है? अप्रैल मंथ से है, तो वो अप्रैल मंथ में ही काउंट की जाएगी। ऐसे ही अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुई है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है, 2020 की है, लेकिन मिली आपको 21 में है, तो वो मानी 20 की ही इनकम जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यूज़ की जाती हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस से रियलाइज़ किए जाते हैं तो वो एग्जैक्ट निकल के आते हैं। और इसमें जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड हैं, इनकम एक्रूड है या रिसीव्ड इनकम है, ये भी चीज़ें शो कराई जाती हैं। और जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं मोस्टली जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से काम करते हैं वो इसी मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक और लीगल और वैलिड मेथड माना जाता है, और कंपनी एक्ट में भी इसी मेथड को प्रेस्क्राइब किया गया है। अब हैं एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के? तो पहला है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड है और साइंटिफिक मेथड है, इसलिए मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रेफर करते हैं और सभी इसको अलाउ करते हैं एज ए एविडेंस की फॉर्म में भी।
सेकंड है कि ये जो प्रिंसिपल है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, यानी आपको सही इन्फॉर्मेशन शो कराता है जो आपके सही प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं और बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट होती है। थर्ड है, इस मेथड में कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों अलग अलग दिखाए जाते हैं, यानी अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग के नाम से शो होगी, अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है तो वो गुड्स के नाम से शो होगा, जिससे कि आपको सही प्रॉफिट लॉस, सही एक्सपेंसेस और इनकम का पता चल जाता है। और फोर्थ है कि ये जो काउंटिंग बेसिस है, इसकी हेल्प से इंटर फर्म कंपैरिजन करना और इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना दोनों ईजी हो जाते हैं, क्योंकि ये गाप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, इसलिए इसके लिए थ्रू कंपैरिजन करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।